हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री दिमाग में आते ही हमारे पास डेट्स आते हैं, इवेंट्स आते हैं, कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, बोरिंग सब्जेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी हिस्ट्री विल बिकम मोर फन एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टाइम पीरियड मेडिवल का है, कौन सा एंशियंट का एंड कौन सा मॉडर्न का। फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम टू 10th सेंचुरी जो हमारा टाइम पीरियड है उसको हम एंशियंट में कंसिडर करते हैं। ये हमारा एंशियंट टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के दौरान डेथ ऑफ हर्षवर्धना इन 647 एडी, जो इंडिजीनियस रूलर थे उनकी डेथ हुई थी और पहली बार इस्लामिक इन्वेशन हुआ था इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये इन्वेशन 712 टू 713 के बीच में हुआ था। जब ये इन्वेशन हुआ, इस इन्वेशन के टाइम पीरियड को बिगनिंग ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड बोला गया और काफ़ी दफ़ा हम इसको लेट एंशियंट भी बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एंशियंट पीरियड चला वो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर 10th सेंचुरी तक चला। उसके बीच में जब इस्लामिक इन्वेशन हुआ उस पीरियड को हमने क्या कहा, बिगनिंग ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड। इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हुआ, पहले तो इन्वेशन ही हुआ था, अब इस्टेब्लिश हुआ इन 1526 में जब बाबर ने लोधी सुल्तान को हराया। उस टाइम पे लोधी डायनेस्टी हुआ करती थी। जब उन्होंने हराया वो इस्टेब्लिश हुए इंडिया के अंदर, उस टाइम पीरियड को हमने कहा बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड। और ये जो पीरियड था ये 1707 औरंगजेब की डेथ तक चला, क्योंकि आफ्टर द औरंगजेब डेथ जो बाकी जो मुगल्स हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे और जिसकी वजह से जो मुगल्स की पावर थी वो 1707 के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। बीच में जिस टाइम पे मुगल पावर थी उस टाइम पे यूरोपियन कंपनीज का भी इंडिया के अंदर आना हुआ फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, व्यापार करने के पर्पस से वो आए थे। और जब उनका आना हुआ उस पीरियड को हमने कहा बिगनिंग ऑफ द अर्ली मॉडर्न पीरियड। एंड बाय द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, इट मीन 1750s, उसको हमने कहा बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड। और ये कहाँ तक चला, ये चला 1945 तक। दोबारा से हम देख लेते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके 10th सेंचुरी एडी तक इस पीरियड को हम कंसिडर करते हैं एंशियंट पीरियड। बीच में क्या हुआ, इस्लामिक इन्वेशन हुआ पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड। और ये जो था ये हमारा था 712 टू 713। उसको हमने कहा कि यहाँ से हमारा जो मेडिवल पीरियड था वो शुरू हो चुका था। ये शुरू हुआ प्रॉपर वे में, ये कब शुरू हुआ, जब इस्टेब्लिश हो गए जो मुगल जो रूलर थे, जब वो इस्टेब्लिश हो गए, बाबर इस्टेब्लिश हुए थे, उस टाइम को हमने कहा बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड। ये कहाँ तक चला, 1707 तक। औरंगजेब की जब डेथ हुई तब तक ये चला। बीच बीच में कंपनियों का भी आना हुआ, यूरोपियन कंपनीज का, उसको हमने कहा बिगनिंग ऑफ अर्ली मॉडर्न पीरियड। और बिगनिंग कब कहा, बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड हमने कब कहा, जब हमारा जो मेडिवल पीरियड था वो एंड हो गया था विद द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन 1750 से 1945। ये पूरा हमारा प्रॉपर मॉडर्न पीरियड चला था। 1945 में एंड ऑफ मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड इसका मतलब हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में हमें ये कंपनीज जब आई, दैट इज बिगनिंग ऑफ द अर्ली मॉडर्न पीरियड। यहाँ से लेकर 1945 तक क्या क्या इवेंट्स रहे, कब कौन सी कंपनी आई, किस तरह से वो कंसोलिडेट हुए, किस तरह से उन्होंने मुगल्स को हराया या किस तरह से उन्होंने रीजनल पावर्स को हराया, उस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग थी हमारी मॉडर्न पीरियड की, उसमें कंपनीज आई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रेडिंग के लिए, व्यापार करने के लिए। जो सबसे पहली कंपनी आई थी वो हमारी आई थी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। बट अगर यहाँ पे आप डेट देखेंगे ये 1498 है। इस टाइम पे हमारा मेडिवल पीरियड चल रहा था, लोधी डायनेस्टी चल रही थी, अभी तक तो मुगल भी नहीं आए, तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। पुर्तगीज इसलिए आए थे क्योंकि वेस्को द गामा ने पहली बार, वो फर्स्ट पर्सन ऐसे थे जिन्होंने सी रूट फाइंड कर लिया था इंडिया तक पहुंचने का। उसके बाद फिर बाकी भी कंपनियां आई। 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1616 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई एंड 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये लास्ट यूरोपियन कंट्री थी जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आई थी। मुगल जो रूलर थे वो कब इस्टेब्लिश हुए थे, वो हुए थे 1526 में। इट मीन्स जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का आना हुआ उस टाइम पे मुगल एम्परर थे। अब वो कौन से थे, तो यहाँ पे देखिए बाबर 1526 में आए, उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। ये पावरफुल मुगल्स रहे हैं। औरंगजेब के बाद भी मुगल्स थे बट वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थे और मुगल्स की पावर डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। तो औरंगजेब पे ही जो मेडिवल पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है।
जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना हुआ, उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे वो अकबर थे। अकबर का जो पीरियड रहा 1556 से 1605 तक का रहा। उसके बाद फिर जहांगीर आए, जहांगीर के टाइम पे फिर बाकी कंपनियाँ आई हैं, मतलब कुछ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर के टाइम पे आई है, फिर बाकी कंपनी जहांगीर के टाइम पे आई है। 1707 में जिस टाइम पे डेथ हुई औरंगजेब की, अभी तो कंपनी आ रही थी, कुछ कर नहीं रही थी क्योंकि जो मुगल्स थे वो पावर में थे, बट 1707 में जब डेथ हुई औरंगजेब की, उस डेथ से हुआ क्या, उस डेथ से लेटर मुगल्स आए जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, एंड री इमर्जिंग ऑफ द मैनी रीजनल किंगडम्स, क्योंकि जो औरंगजेब थे वो काफ़ी सारे राज्यों पे रूल किया करते थे। तो कुछ राज्य तो ऐसे थे जो कि पहले किसी और की पावर में थे, बट क्योंकि मुगल एम्परर के पास काफ़ी पावर है तो वो रूल कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने अपने किसी को बिठा रखा था कि आप इस पे रूल करिए। तो जैसे ही मुगल की पावर डिक्लाइन होना शुरू हुई, जो स्टेट्स हैं जो कि औरंगजेब के अंडर में थी, औरंगजेब जिनके ऊपर रूल करते थे, वो दोबारा से री इमर्ज होना शुरू हुई, अपनी ऑटोनमी गेन करना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग आपस में लड़ते रहते थे ड्यू टू द कंपटीशन इन द यूरोपियन मार्केट। बाकी जो कंपनीज थी उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कन्फ्रंट करें। जो पावरफुल थी, जो टक्कर देने वाली थी, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो कंपनीज का नाम मेंशन किया गया है। लेटर मुगल्स में कौन कौन आए? बहादुर शाह, ये औरंगजेब के बेटे थे। उसके बाद फारूक सियार, ये तो आपने सुना ही होगा, इन्होंने ही रॉयल फरमान जारी किया था और जिसकी वजह से बाद में दिक्कतें होना शुरू हो गई थी। मोहम्मद शाह, देन शाह आलम एंड बहादुर शाह जफर, ये वही शाह आलम है जो कि बैटल ऑफ बक्सर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था मीर कासिम के साथ। वन बाय वन हम देखते हैं कि जब मुगल एम्परर्स की पावर डिक्लाइन होना शुरू हुई, उस टाइम पे क्या हुआ। 1707 के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गई। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद उनके बेटे थे, वो सक्सेसर की पोस्ट पे आए, डेट इज़ बहादुर शाह। और ईस्ट इंडिया और साथ के साथ क्या हुआ, रीजनल किंगडम्स की पावर्स इमर्ज हुई, जिसमें मराठास, मैसूर, पंजाब, बंगाल, हैदराबाद, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आई, जो इमर्ज होके आई। उसके बाद एक साइड पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको प्रॉब्लम थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई था। बीच में क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर थे, दैट इज़ फारूक सियार ने एक रॉयल फरमान जारी कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस रॉयल फरमान के अकॉर्डिंग ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स नहीं देगी, उसको उस चीज़ में राहत दी जाती है। एंड ही गेव अनड्यू एडवांटेज टू द ब्रिटिशर्स इन इंडिया एंड दे स्टार्टेड टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन इन इंडिया। ये जो चीज़ हुई थी ये बहुत ज़्यादा गलत हुई थी, इससे उनके हाथ में थोड़ी सी पावर, उनके हाथ में पावर आ गई थी। अब क्या हुआ कि इस टाइम पे इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू नहीं किया था। इस टाइम पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपटीशन थी, दैट इज़ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ इन लोगों के वार हुए। सी, एक साइड पे ये चल रहा है, एक साइड पे ये, तो वार हुए। वार जो हुआ 1746-48 में फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार हुआ। इन वार्स को, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुए, इनको हमने कार्नेटिक वार बोला, क्योंकि ये कार्नेटिक एरिया में हुए थे। कार्नेटिक एरिया कौन से? जैसे तमिलनाडु, कन्याकुमारी, मद्रास, ये जो नीचे का एरिया आ जाता है ये कार्नेटिक एरिया है हमारा। यहाँ पे इन दोनों में युद्ध हुआ। और जो थर्ड जो बैटल था 1760 में, वार में 1760 में एक बैटल हुआ, डैट इज़ बैटल ऑफ वेंडी वॉश, जिसने जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इतना ज़्यादा वीक कर दिया कि वो पूरी तरह से हार गए, वो डिफीट हो गए फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1760 तक यहाँ पे जो कंपनी थी इंडिया में, जो पावरफुल यूरोपियन कंट्री थी, वो कौन सी इमर्ज होके आई? वो आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1759 में ही इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। रही पुर्तगीज़ की बात, तो पुर्तगीज़ के साथ इन लोगों के अच्छे रिलेशन थे, मैट्रिमोनियल अलायंस थे। उस बेसिस पे ना पुर्तगीज़ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रीजन्स में इंटरफेयर करते थे, ना ये पुर्तगीज़ के उसमें इंटरफेयर करते थे। डच वालों को हरा चुके थे, फ्रेंच को हरा चुके थे, और कोई इतना खास बचा नहीं था जो इन्हें टक्कर दे पाए। और यहाँ पे क्या होता था, जो लेटर मुगल्स थे, लेटर मुगल्स जैसे मोहम्मद शाह, अब यहाँ पे थे एक नादिर शाह, जो क्या इन्वेट करते रहते थे इंडिया के अंदर। एक नादिर शाह इन्वेट करता रहता था इंडिया के अंदर, इससे फाइट करता रहता था। इसी का जो सक्सेसर आया इससे भी ज़्यादा खतरनाक, दैट इज़ अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा इन 1761 विद द मराठास। जिस टाइम पे मुगल की पावर डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, उस टाइम पे रीजनल पावर्स
इमल रीइमर्ज होना शुरू हो रही थी। उन मुगल पावर्स में भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पावर थी वो थी मराठास पावर। मराठास इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि ये ब्रिटिशर्स को हरा सकते थे। बट अहमद शाह अब्दाली, जिसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा मराठास के साथ इन 1761 में और मराठास को हराया, तो कहीं ना कहीं मराठास वीक हो चुके थे और इस वीकनेस का फ़ायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचा। क्योंकि अगर नादिर शाह आके नहीं हराता, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं होता, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई थे कि जो मराठा थे वो किसको हरा देते, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देते, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। साइड बाय साइड जब ये लोग यहाँ से फ्री हुए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच की तरफ से फ्री हो गई, अदर यूरोपियन कंट्री से फ्री हो गई, तो इन्होंने दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। रीजनल पावर्स के अंदर, इंडिया के एम्परर्स के अंदर दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो इन्होंने स्टार्टिंग की, डैट इज़ बंगाल के जो फाउंडर थे मुर्शिद कुली खान, इन्होंने कैपिटल एक फाउंड की थी, डैट इज़ मुर्शिदाबाद। और बंगाल के बाकी जो आए, अली वर्दी खान, इन्होंने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया। तो उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट प्रोविंस जो थी इंडिया के अंदर वो बंगाल थी। रिचेस्ट प्रोविंस जो थी वो बंगाल थी। और इसी वजह से अंग्रेज़ों की जो नज़रें थी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़रें थी, वो बंगाल के ऊपर थी। 1756 में सिराजुद्दौला आया, सिराजुद्दौला। और 1756 में एक बैटल लड़ा गया बिटवीन द सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ा गया। सिराजुद्दौला इसमें जीत सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, इनके जो सेनापति थे, दैट इज़ मीर जफर, वो उनके साथ जाके मिल गए। इनके जो 3-4 और खास जो लोग थे वो उनके साथ जाके मिल गए, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को यहाँ पे हार देखनी पड़ी। उसके बाद 1764 में जिस टाइम पे मीर कासिम थे, बंगाल के नवाब, जिस टाइम पे मीर कासिम थे, उस टाइम पे क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुआ था, मीर कासिम, शाह आलम जो कि मुगल एम्परर थे, एंड सुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध, ये अवध के नवाब थे। इन तीनों ने गठबंधन किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये लड़े, उनसे लड़े। बट इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। और जैसे ही वो जीती, उन्होंने शाह आलम टू को क्या किया, बंगाल संभालने के लिए कहा। वो एक कठपुतली की तरह बन के रह गए। उन्हें फोर्स किया गया कि वो दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा को, जो दीवानी राइट्स है वो ब्रिटिशर्स को दिए जाएं। व्हाट इज दीवानी राइट्स, दैट इज रेवेन्यू कलेक्शन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक साथ दो दो जीत हो चुकी थी, 1764 एंड 1761। 1761 में जो उन्होंने अपने कंपटीशन में फ्रेंच की कंपनी थी या जो डच की कंपनी थी उनको हरा दिया था, उनको साइड कर दिया था। और वहीं 1764 में उनके पास पावर्स आ गई थी, पॉलिटिकल पावर्स आ गई थी, इकोनॉमिक पावर आ गई थी, बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। और उनके अंदर जब इन्होंने ये फाइट लड़ी, जीते वो फाइट, और कहीं ना कहीं लालच भी बढ़ा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आया कि वो हरा सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मैसूर से उन्होंने लड़ाई की, क्योंकि मैसूर भी रिचेस्ट, सेकेंड रिचेस्ट प्रोविंस में आता था। पहला बंगाल था, सेकेंड मैसूर। मैसूर जो था वो वॉल्डेयर डायनेस्टी के अंदर आता था, जिनके जो रूलर डायनेस्टी ऑफ द मैसूर, कि मैसूर के ऊपर भी एक डायनेस्टी चली आ रही थी। बट जो हैदर अली, जो उनके एक वो थे, सैनिक थे, उनकी योग्यता बहुत ज़्यादा थी, अपनी योग्यता के बेसिस पे वो रूलर बने मैसूर के। उसके बाद 1766 में जब ये बैटल ऑफ बक्सर से ख़त्म, फ्री हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, तो इन्होंने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार लड़ा, जिसमें ब्रिटिश जो थे वो हारे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1718 एंड 84 में हुआ। 1794 में थर्ड हुआ। 1782-84 में क्या हुआ, जो हैदर अली थे वो 1782 में उनकी मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ द कैंसर। तो जो वार चल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसको कंटिन्यू रखा टीपू सुल्तान ने। 1792-94 में टीपू सुल्तान हार गए, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। इनफैक्ट उनके दो बच्चों को जो वहाँ के गवर्नर थे उन्होंने अपने पास रख लिया कि जब तक आप पेनल्टी नहीं दोगे, आपके ये बच्चे मेरे पास हैं। उनके जो दो सन थे, उनकी जो टीपू सुल्तान की जो टेरिटरी थी वो आधे से ज़्यादा ले ली गई। एक तरह से ये जो ट्रीटी हुई थी, ये ट्रीटी ऑफ ह्यूमिलिएशन थी। 1799 में इसका बदला लेने के लिए टीपू सुल्तान फिर से लड़े, बट वो इस बार डिफीट हुए और किल्ड और मारे गए वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल शेरिंगापट्टनम। अब अगर आप यहाँ से देखें तो दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, इतना अच्छा नहीं है। तो बंगाल किसके कब्जे में है, बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में है। कार्नेटिक जो रीजन है
वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में है, क्योंकि कार्नेटिक जो एरिया है वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वार हुआ था, जिसमें ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। तो कार्नेटिक वाला जो पोर्शन है ये भी उनके पास है। उसके बाद मैसूर को भी वो अपने कब्जे में कर चुके हैं, टीपू सुल्तान को हरा चुके हैं, टीपू सुल्तान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं अगर ज़्यादा अच्छी तरह बोला जाए। और हैदराबाद के साथ इन्होंने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया था। सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया था, इट मीन्स कहीं ना कहीं अब जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो भी इनके साथ थे। ये सारी चीज़ें हो क्यों रही थी, ये सारी चीज़ें क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो मोस्ट पावरफुल रीजनल पावर जो इमर्ज होके आई थी आफ्टर द डिक्लाइनिंग पावर ऑफ द मुगल एम्पर, वो मराठास की थी। मराठास को ये इतनी आसानी से हरा नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, पहले बॉर्डिंग क्रिएट करना शुरू की। इन्होंने पहले बंगाल को हराया, कार्नेटिक वार्स इन्होंने किए, मैसूर को हराया, हैदराबाद के साथ सब्सिडरी अलायंस मतलब साइन की। एक तरह से मराठास को घेरा गया, और घेरने के बाद जब सफिशिएंट टाइम मिल गया फिर उन्होंने मराठास के ऊपर अटैक किया। और मराठास उस टाइम पे भी नहीं हारते अगर बैटल ऑफ पानीपत नहीं होता, नादिर शाह अब्दाली आके मराठास को नहीं हराता, क्योंकि उस टाइम तक जो मराठास थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे, और यही एक रीज़न था कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए। तो मराठास कन्फेडरेसी छत्रपति शिवाजी ने इस्टेब्लिश की थी। और जैसे ही मुगल एम्परर्स आए, उनका राज चला मराठास के ऊपर, और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, मराठास ने दोबारा से रीअसर्ट की देयर अटोनमी एंड दिस राइज ऑफ द पेशवा आए 1713 में। 1720 तक बालाजी विश्वनाथ, देन 1720 से 40 बाजीराव वन। 1761 में ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अहमद शाह अब्दाली के साथ, जिसने मराठास को वीक कर दिया। 1761 में 1718 तक फिर बाकी सक्सेसर आई। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो मैसूर था वो कब कब्जे में लिया गया, 1799 में। अब यहाँ पे क्या था कि जब पहला एंग्लो वॉर हुआ था 1799 में, उन्होंने मैसूर अपने कब्जे में लिया है। उससे पहले भी वो अटैक कर चुके थे मराठास पे, लेकिन उसमें जो ब्रिटिश थे वो डिफीट हो चुके थे। उन्हें कहीं ना कहीं आइडिया लग चुका था कि जो मराठास है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनसे इतनी आसानी से तो नहीं जीता जा सकता। फिर उन्होंने क्या किया, पहले मैसूर को अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद मैसूर को कब्जे में लेने के बाद फिर इन्होंने दोबारा से अटैक किया। 1803 से 1806 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें मराठा हारे और उन्होंने एक सब्सिडरी अलायंस साइन किया। 1817 में 1818 तक थर्ड हुआ, और जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मराठास की टेरिटरी को कम्प्लीटली एनेक्ट कर लिया, कम्प्लीटली अपने कब्जे में ले लिया। अब यहाँ पे कौन बचा, बंगाल उनके हिस्से में, हैदराबाद ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया, कार्नेटिक पहले ही उनके हिस्से में है, मैसूर टीपू सुल्तान शहीद हो चुके हैं, एंड यहाँ पे हमारा आता है मराठास को भी वो उन्होंने हरा दिया, सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया। अब यहाँ बचा पंजाब। पंजाब के जो फाउंडर थे डेट पंजाब के जो फाउंडर थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह, और वो इस चीज़ में बिलीव रखते थे कि जो आर्मी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। उनकी आर्मी सेकंड स्ट्रांग आर्मी थी। फर्स्ट नंबर पे जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी वो स्ट्रांग थी, सेकंड नंबर पे महाराजा रंजीत सिंह की थी। ब्रिटिशर्स को पता था कि इनकी आर्मी स्ट्रांग है, जिस वजह से उन्होंने कभी भी पंजाब के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, और उन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह का ये बोलना था कि वो उनके रीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जो ब्रिटिशर्स है वो मराठास के रीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही डेथ हुई महाराजा रंजीत सिंह की, विद इन 10 ईयर्स ओनली ब्रिटिशर्स कम्प्लीटली एनेक्स द पंजाब। ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई 1845 से 1846 तक उन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ा, जिसमें उन्होंने सिखों को हराया, और 1848-1849 में पंजाब को कम्प्लीटली अपने अंडर में ले लिया, पंजाब को एनेक्ट कर लिया। ये जो लालच था, ये जो ग्रीड थी एनेक्स करने की, टेरिटरी लेने की, ये ग्रीड बढ़ चुकी थी। नीड फुलफिल हो सकती है बट ग्रीड फुलफिल नहीं हो सकती। ये ग्रीड बढ़ चुकी थी, और जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अजीब और गरीब पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जैसे सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जहाँ पे वो ट्राई करते थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स है वो भी उनके अंडर में आ जाए। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उनका कोई अपना सन नहीं था, अडॉप्टेड सन था, तो उस पर उन्होंने वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा रहे थे कि जो राज्य है, झांसी जो है वो किसके पास जाएगी, वो अंग्रेज़ों के पास जाएगी, क्योंकि उनका वो अपना पुत्र नहीं है। इसी को तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। और यही रीज़न था, एक रीज़न ये भी था कि हैशली एनेक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स बाय द ब्रिटिशर्स इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ 1857 रिवॉल्ट। कि 1857 रिवॉल्ट का एक रीज़न ये भी था, सिपाही म्यूटिनी तो थी बट ये भी था।
1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा गया। एंड 1850 जहाँ पे 1857 से पहले हर कोई अलग अलग राज्य में बटा हुआ था, कोई भी नेशनलिज्म की स्पिरिट नहीं थी। 1857 के रिवॉल्ट से होने की वजह से क्या हुआ, इट प्लांटेड द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म इन द माइंड्स ऑफ द इंडियंस। और जो लोग थे उन्होंने काफ़ी सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया।